नमस्कार साथियों, आकृति अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के भूगोल के संदर्भ में चर्चा की थी, जिसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी। और अब आज हम लोग भारत के भूगोल के संदर्भ में जो अगला टॉपिक ले रहे हैं, भारत के भूगोल के संदर्भ में जो अगला टॉपिक हमारा होगा, तो हम लोगों ने पहला तो अक्षांश कर लिया था। कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तक पाया गया। देशांतर विस्तार जो हमारा था वो 68 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट था। तो हम लोगों ने इतना देख लिया था। अब हम लोगों को मैप फिर से एक बार ट्राई बनाते हैं। मैप बनाकर हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो ये अक्षांशीय विस्तार है, इसमें और कुछ है, क्या है, और इसके पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। वो सारे पॉइंट जो कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने किए थे, उनमें ही कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोग मैप बनाते हैं। जिन लोगों ने मैप की क्लास पिछली वाली नहीं देखी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर मैप बनाने की प्रैक्टिस और फिर से क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार उस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके सभी साथियों तक हमारी क्लास पहुँचे। तो हम लोग इस तरह अपना मैप बना लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। इस तरह से हमको अपना मैप ड्रॉ कर लेना है। इसको हटा देते हैं। और ये हमारा मैप बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने देखा था, इसे अगर ए पॉइंट मान लें और इसे हम लोग लास्ट में इसे बी पॉइंट मानते थे, और हम लोगों ने इसे सी पॉइंट माना था और इसे डी पॉइंट माना था। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट का वो जो लोकेशन था, वो हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने एक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स लाइन को देख लिया था, जो 82.5 डिग्री पर थी, 82.5 डिग्री ईस्ट पर थी। और दोनों छोरों में, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक अथवा पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक के बीच का जो टाइम जोन हमने बांटा था, वो ठीक बराबर हिस्सों में 2 भागों में बांट लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्या क्या उनसे दूरी है, तथा इसके साथ साथ भारत के समीपवर्ती देशों के साथ साथ भारत में जो द्वीपीय व्यवस्था है, भारत में जो द्वीप हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या कोई द्वीप मुख्य भूमि से भी नीचे की ओर है, अगर है तो कौन सा है, और भारत के जो द्वीप हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वाले द्वीप समूह को आप लोग कहते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और इस द्वीप समूह को हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम बिंदु है, उसे हम लोग
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग देखते हैं भारत के। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट इस चैप्टर की चर्चा का था, भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा होती है। पड़ोसी सीमावर्ती देश, कैसे, सीमावर्ती देश। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले और सबसे मुख्य बात जो होती है, एक सवाल आपसे यूपी ट्रिपल एस अक्सर पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जो समीप सीमावर्ती क्षेत्र है, किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, कौन सा देश सबसे छोटी सीमा साझा करता है, कितने देशों के साथ भारत कुल सीमा साझा करता है, तथा भारत के कितने राज्य, कौन कौन से राज्य किस देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इधर से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है, यहाँ पर हमारा कौन सा देश है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद ये वाला हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान का है। ये वाला हिस्सा अफ़गानिस्तान है, इसके ऊपर चीन है, यहाँ भी चीन है, और ये वाला जो हिस्सा है, हालांकि अभी ये चीन में तिब्बत का हिस्सा जो है वो चीन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये तिब्बत जो है वो है। उसके बाद आपका ये पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल के बाद ये आपका भूटान है, यहाँ से आपका म्यांमार स्टार्ट होता है, यहाँ पर बांग्लादेश है, और सबसे लास्ट में जो हमारा सीमावर्ती देश है, ये हमारा श्रीलंका है। तो अब हम लोग, हमारे कुल कितने देश हुए जो जिनसे हम लोग सीमा बनाते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। ये 8 ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आते हैं, तथा इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ भारत के सबसे निकटतम पड़ोसियों की गिनती में अगर देखा जाए तो इन देशों को माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ है और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे छोटी सीमा आपको इस पूरे मैप में दिख रही होगी, तो ये है अफ़गानिस्तान की। ये कौन सी है, सबसे छोटी सीमा, छोटी सीमा। भारत की सबसे छोटी सीमा लगभग 110 किलोमीटर के आसपास, ये किसके साथ साझा करता है भारत, अफ़गानिस्तान के साथ। दूसरी सबसे बड़ी सीमा जो है, स्थलीय सीमा हमारी है, वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ है, वो है बांग्लादेश के साथ। 2 देश ऐसे हैं जिनसे हम लोग सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं, तो वो नंबर 1 पर ये है, बांग्लादेश है। नंबर 2 पर आपका अगर देखा जाए तो वो चीन है, चीन दूसरे नंबर पर है, और तीसरी सबसे बड़ी सीमा हमारी जो है वो पाकिस्तान के साथ हम लोग साझा करते हैं। तो लगातार हम 3 अलग अलग पड़ोसी देशों के साथ, अगर आपसे कभी यूपी ट्रिपल एस पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ या किस विदेशी देश के साथ हम लोगों की भारतीय सबसे बड़ी स्थल सीमा है, तो ये है आपकी बांग्लादेश। और दूसरी सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ हम लोग करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी सीमा जो है वो हमारी पाकिस्तान के साथ साझा होती है। चलो, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, ये छोटी सी चीज़ है, इन सीमावर्ती इलाकों में कुछ फोर्स तैनात हैं। इन फोर्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ये फोर्स कौन से हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग सीमा पर अलग अलग भारत की सेनाएं लगी हुई हैं। तो इस तरह की
जो हमारी भारत पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो सेना काम करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको आप BSF कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात है, भारत और चीन के साथ जो सीमा है उसमें ITBP, इसको कहते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये भारत और चीन के साथ, भारत तिब्बत के साथ इस क्षेत्र में काम करती है। दूसरी, यहाँ पर जो सीमा लगी हुई है इसको SSB, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो है वो भी BSF है। यहाँ पर जो असम के क्षेत्र में है वो असम राइफल्स है। इस पूरे क्षेत्र में असम राइफल्स है, तथा भीतर के क्षेत्र में जो भारत का भीतर का नक्सली एरिया क्षेत्र है, यहाँ पर इस बेल्ट में ज़्यादातर CRPF को तैनाती मिलती है। तो भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा है, उसके साथ कौन सी सीमा के साथ किस देश के साथ हम बड़ी सीमा बनाते हैं, तो सबसे बड़ी सीमा हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी सीमा हमारी अफ़गानिस्तान के साथ है। दूसरी सबसे बड़ी सीमा जो है वो हम चीन के साथ साझा करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी सीमा जो है वो हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो था वो भारत का पड़ोसी देशों के साथ किन किन देशों के साथ सीमा साझा है, हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा इसी से जुड़ा हुआ, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इसे फिर से मिटा देते हैं, नया बनाते हैं साफ़ सुथरा। और आप लोग कोशिश करिए कि इस मैप को स्क्रीनशॉट लेते रहिए रोक कर वीडियो, ताकि आपको दोबारा बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलो। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हमारा था जो तीसरा पॉइंट पड़ोसी देश था। चौथा था भारत के जो राज्य हैं वो किस किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, किस देश या समुद्र के तट पर स्थित है। ये अगला परिचय का टॉपिक है। तो हम लोग फिर से एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, चलो मैं बन गया। अब हम लोगों का जो है तटवर्ती राज्य कौन है, सीमावर्ती राज्य कौन है, किन किन देशों के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, ये सवाल बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान है। ये किसके साथ सीमा बनाता है? तो ये राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब जब लद्दाख और जम्मू अलग हो चुका है तो यहाँ पर JNK है, यहाँ पर लद्दाख है। तो लद्दाख किसके साथ सीमा बनाता है? लद्दाख आपका चीन के साथ सीमा बनाता है, जबकि JNK पाकिस्तान के साथ तथा अफ़गानिस्तान के साथ। JNK पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाता है।
अब आते हैं इधर, तो इधर ये हिमाचल है आपका, ये HP है, ये भी किसके साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ। ये उत्तराखंड है जो UK है, ये भी किसके साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ। दूसरी सीमा इसकी किसके साथ है, नेपाल के साथ है। और यहाँ पर जो स्टेट बच रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो पंजाब का स्टेट है, ये आपका किसका स्टेट है, तो ये है पंजाब। ये जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो नीचे राजस्थान से लगा हुआ राज्य है वो पंजाब है। और यहाँ पर आपका गुजरात है, ये कौन सा है, गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ जिन जिन देशों की सीमा बनती है, तो वो जिन जिन राज्यों की सीमा बनती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। दूसरी बात, चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो एक तो लद्दाख है जो UT है, केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है। अब आते हैं तो यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर अरुणाचल है। और तो यहाँ पर चीन के साथ जो राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं प्लस एक यूनियन टेरिटरी जिसको आप लद्दाख कहते हैं। तो कुल मिला के चीन के साथ कितने हैं, 4+1, 4+1। तो अब यहाँ पर 4 राज्य हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, सबसे लास्ट में इधर त्रिपुरा। तो ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर असम है, दूसरी बात यहाँ पर मिज़ोरम है, ये असम, पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम। साथ ही यहाँ पर सिक्किम का जो बहुत महीन सा बॉर्डर है जो सिक्किम के ऊपर है, और ये वेस्ट बंगाल का ही बॉर्डर है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ असम से आकर मिल जाता है इस तरह से। तो ये सिक्किम कहीं पर भी पश्चिम जो आपका है बांग्लादेश से टच नहीं करता। तो ये वाला जो राज्य है ये किससे साझा करते हैं, बांग्लादेश से। ठीक है। चलिए, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कौन से राज्य हैं, तो उसमें जम्मू और कश्मीर है, लद्दाख के साथ चीन जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के साथ चीन जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड के साथ चीन जुड़ा है। जबकि उत्तर प्रदेश, जिसको आप UP प्लस बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ थोड़ी सी सीमा साझा करते हैं। अब उसके बाद आता है तो सिक्किम। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है, और जो इसके खूब सबसे ऊपर टॉप पे है तो वो चीन है। एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा अलग अलग देशों से सबसे छोटा राज्य होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है। ठीक है। चलते हैं अब जो लास्ट में हमारा एक राज्य बच रहा है, वो एक देश बच रहा है जो सबसे निकटतम पड़ोसी है भारत का, वो है श्रीलंका। अब देखो यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे पेम्बन द्वीप कहते हैं। इस पेम्बन द्वीप के पास आप तमिलनाडु, कौन सा, तमिलनाडु राज्य है जो श्रीलंका के साथ सीमा साझा करता है। रामेश्वरम द्वीप के पास ये भारत और श्रीलंका की सीमा आपस में साझा होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी राज्य हैं हमारे, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, असम हो, मेघालय हो, 7 सिस्टर स्टेट जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, अरुणाचल हो, ये किस किस के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। उसके बाद में आपको ईस्ट में ये सारे राज्य हैं, उसके बाद नॉर्थ में हैं, फिर साउथ में सारे राज्य अलग अलग आपको मिलेंगे जिनको किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब जो हमारा मुख्य बिंदु था, तो एक तो था कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो सारे राज्य हम लोगों ने ले लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो तटवर्ती राज्य हैं, जो यहाँ पर तट पर बसे हुए राज्य हैं, जिन राज्यों में
की सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत में कौन कौन से, भारत के आसपास कौन सा समुद्र हैं? तो अगर हम लोगों को ये देखना है तो यहाँ पर है अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। और यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर है बंगाल की, कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और सबसे नीचे है हिंद महासागर। हिंद महासागर, महासागर। अब इस पूरे रीजन में यहाँ से लेकर ये पाकिस्तान का बॉर्डर जाता है और ऐसे करके ये आगे चल के इस तरह से मिलता हुआ चला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो अरब सागर है, अरब सागर के बाद में सबसे नीचे हिंद महासागर है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी है। तो इसके साथ साथ जो सीमावर्ती राज्य हैं, ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है। इसमें से एक सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल है कि कौन सा भारतीय राज्य जो सबसे बड़ी तटवर्ती सीमा, जिसकी समुद्री सीमा है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो आपको इस पूरी बेल्ट में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी वो आंसर अपने खुद से फाइंड आउट करिएगा। अभी अब तब तक हम आपको एक चीज़ बताते हैं। चलिए, तो ये है एक एरिया जो गुजरात का है। फिर उसके बाद ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर कर्नाटक है और यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जो आपका पसंदीदा राज्य हो सकता है, गोवा। गोवा के बाद ये जो हिस्सा है कर्नाटक का ही है। इसके बाद नीचे का हिस्सा जो है, ये पतली सी पट्टी जाती है, ये है आपकी केरल। केरल के बाद ये आपका तमिलनाडु है। सॉरी ये कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर ये वाला हिस्सा उड़ीसा का है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। उसके ऊपर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। तो इतने जो राज्य हैं, जो तटवर्ती राज्य हैं, तो अरब सागर में जो राज्य है उसमें सबसे बड़ी जो सीमा है, तो भारत का एकमात्र राज्य जिसकी समुद्री सीमा सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, तो वो है आपका गुजरात। सबसे अधिक समुद्री सीमा जो है भारत की, वो किस राज्य की है? तो वो गुजरात की है। और सबसे बड़ी समुद्री सीमा के साथ इस तट पर जो सबसे मुख्य बात आपको देखने को दो चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें से एक तो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, दूसरी बात यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है कच्छ का रण। कच्छ का रण। और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये कौन सा है? खंभात की खाड़ी। उसके बाद जो यहाँ पर हिस्सा है पतला सा, ये म्यांमार है, सॉरी मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है। और ये जो हिस्सा है आपका, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का है। ठीक है, तो यहाँ तक जो राज्य हैं, सबसे बड़ा जो तटवर्ती राज्य है वो आपका गुजरात है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, फिर कर्नाटका के बीच सेंटर से थोड़ा सा केरल के बॉर्डर में टच होता हुआ गोवा है, गोवा के बाद फिर केरला है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये जो राज्य हैं आपके, इनको तटवर्ती राज्य कहा जाता है। समुद्री सीमा, समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे राज्यों के साथ आपको एक चीज़ और जाननी होगी कि इन राज्यों में दो चीज़ें होती हैं। एक तो समुद्री पत्तन होता है। क्या होता है? समुद्री
पत्तन या इनको बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह या समुद्री पत्तन का काम क्या होता है, तो जब किसी विदेश से भारत के संबंध हैं, भारत के बहुत सारे देशों के साथ आयात और निर्यात का संबंध है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे हम स्थल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, तो इनसे हम लोग क्या करते हैं कि यातायात के लिए जो ट्रांसपोर्ट करना है हमें, तो वो हम लोग ट्रक बाई ट्रक कर लेते हैं, या लैंड कनेक्टिविटी के साथ कुछ देशों के साथ हमारे रेलवे से के कनेक्शंस हैं तो हम उनसे कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ भारत का रेलवे कनेक्शन स्थल कनेक्टिविटी नहीं है, जो लैंड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, तो उन राष्ट्रों के साथ भारत क्या करता है कि यहाँ पर जो एक जहाज़ों का बंदरगाह बनाया हुआ है और यहाँ से माल की लोडिंग होती है, वहाँ से आया हुआ माल यहाँ अनलोड होता है। तो इस तरह से ये जो कृत्रिम बंदरगाह भी कुछ हैं, कुछ आपको प्राकृतिक तौर पर पाए जाए बंदरगाह हैं। तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में बंदरगाह हैं, कई हर राज्य में अलग अलग हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है, अगर आपको इस पूरे रीजन में इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ और जाननी हो, जो अगला बिंदु है कि अब आपका तटवर्ती राज्य सारे हो गए, समुद्र के किस देश के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, ये सारे राज्यों को अगर होने के बाद अगला जो पॉइंट है हम लोगों का भारत के संबंध में, तो 5वां पॉइंट हमारा है कि तटवर्ती सीमावर्ती राज्यों के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग अगले 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है। तो भारत के परिचय के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे क्या है हमारे महत्वपूर्ण स्थान है जिनसे सवाल अधिकतम पूछे जाते हैं, उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो अगर जम्मू कश्मीर से भगवान भोलेनाथ का नाम लिया जाए, तो जम्मू कश्मीर के जो अमरनाथ में, तो भारत की सबसे बड़ी जो गुफा है, भारत की सबसे बड़ी गुफा, सबसे बड़ी गुफा है, वो है अमरनाथ गुफा। दूसरा बात है, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध वो कौन सा है, तो वो है आपका भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। और ये है कहाँ, तो ये है पंजाब में भाखड़ा नागल बांध है। और बनाया किस पर है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है, और ये पंजाब राज्य में स्थित है। तीसरा जो अगर आपको पूछा जाता है, तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ये थार है। ये कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में है। भारत का सबसे बड़ी गुफा जो है वो अमरनाथ में है। भारत का सबसे बड़ा बांध है वो कहाँ है, वो आपका भाखड़ा नागल बांध पंजाब में स्थित है, ठीक है। आते हैं, तो भारत का सबसे गर्म स्थल कहाँ पर है, अगर मरुस्थल है तो सबसे गर्म स्थल है, तो ये जैसलमेर राजस्थान में भारत का सबसे गर्म स्थल है। अब आते हैं, तो भारत में सबसे बड़ी नहर कहाँ पर है, तो भाई भारत की सबसे बड़ी नहर जो है उसका नाम है इंदिरा नहर, और ये कहाँ है, ये भी राजस्थान में है। अब आते हैं, भारत का सबसे बड़ा ज़िला अगर पूछा जाता है आपसे, तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला है
कच्छ का रण, और ये कहाँ है, ये गुजरात ज़िले में है। तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला अगर पूछा जाता है आपसे तो ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, कच्छ का रण है। अब भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो वो भी गुजरात की है। उसके बाद आपको अगर जानना है तो सबसे छोटा राज्य, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा पूछते हैं, तो यहाँ पर है आपका गोवा। अगर सबसे छोटा राज्य पूछा जाता है ये कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो गोवा है। और अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब आपको सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है आरजे, यानी राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो जिला है वो गुजरात राज्य के कच्छ का रण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जानना है तो सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये क्या है, सबसे ऊंचा जल प्रपात, ये कुचिकल जल प्रपात, ये कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। इसके बाद जो सबसे बड़ा बीच है वो कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा बीच कौन सा है, आप अगर आपको पता हो तो ये मरीना बीच है। सबसे बड़ा मरीना बीच ये कहाँ है, ये आपका चेन्नई के पास, मरीना बीच कहाँ है, चेन्नई, और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। तो भारत का सबसे बड़ा जो बीच है वो तमिलनाडु में है। केरल में जो है वो भारत की सबसे बड़ी कयाल झीलें पाई जाती हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो अगर पूछी जाती है, बहुत बार सवाल आया है, तो ये लैगून झील जो है चिल्का, और ये कहाँ है, उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पाई जाती है। अब आते हैं तो भारत का सबसे बड़ा अगर तैरता हुआ द्वीप कहा जाए, या भारत में जो नदी द्वीप है जिसे आप नदी द्वीप कहते हैं, तो वो कहाँ है, मांजुली नदी द्वीप, ये कहाँ है, मणिपुर में। ठीक है, मांजुली नदी द्वीप ये मणिपुर में है। और इसके बाद जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपको पता ही है, मेघालय में चेरापूंजी, मेघालय में चेरापूंजी और मासिन राम, पहले चेरापूंजी था, गारो खासी जयंतियों में अब मासिन राम, कौन सा, मासिन राम, पहले चेरापूंजी था अब मासिन राम, जो सबसे ज़्यादा बारिश का क्षेत्र बन चुका है। ये कहाँ है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में। अब आते हैं तो सबसे बड़ा अगर डेल्टा वन है, तो सबसे बड़े डेल्टा वन कहाँ है, डेल्टा वन, तो ये सुंदरवन, कहाँ है, सुंदरवन, और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो भारत में सबसे बड़ा जो डेल्टा वन है पश्चिम बंगाल सुंदरवन में है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर, ये जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल के आधार पर ये कौन सा है, राजस्थान। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। भारत का जो सबसे ऊंची चोटी जिसे आप कहते हो या सबसे ऊंचा स्थान है, तो वो है K2 गाडविन आस्टिन। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 गाडविन आस्टिन है, जो काराकोरम रेंज के पास स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा जो जनसंख्या के आधार पर राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य अगर देखा जाए तो वो गोवा है। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात कर्नाटका में है। कयाल झीलें सबसे बड़ी जो हैं वो केरला में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा बीच जो है वो मरीना बीच चेन्नई में पाया जाता है। सबसे बड़ा जो ज़िला है आपका वो गुजरात का कच्छ का रण है। उसके बाद सबसे जो गर्म स्थान है, ये गर्म स्थान है वो राजस्थान में जैसलमेर में है। भारत की सबसे बड़ी नहर जो है वो कहाँ है, वो आपकी इंदिरा नहर है राजस्थान में। उसके बाद सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है, वो भी कहाँ है, राजस्थान में। सबसे बड़ा बांध जो आपका है सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल बांध है। इसे गुरुत्व बांध भी कहा जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है गुरुत्व बांध, ये एक तरह का बांध होता है, बांध का नाम है, बनाने की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो गुरुत्व बांध है वो भारत का सबसे बड़ा भाखड़ा नागल बांध है। और इसके बाद अमरनाथ की जो सबसे बड़ी गुफा है वो अमरनाथ की गुफा है। K2 गार्डवेन आस्टिन हो गया। तो ये जो सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको बार बार सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा भारत के संबंध में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का एक राजनीतिक स्ट्रक्चर है। राजनीतिक स्ट्रक्चर में भारत की स्वतंत्रता के बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय गान क्या है, कब कब स्वीकृत किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत के विभिन्न राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। अब आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक के साथ कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।